सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस डिस्कशन में, इस वीडियो में हम उन सारे एस्पिरेंट्स के बारे में बात करेंगे जो 2026 में प्लान कर रहे हैं अपीयर होने के लिए, यानी टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है या फिर लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। दिस वीडियो इज रिलेवेंट फॉर यू। इन दिस डिस्कशन हम 2025 के पेपर से व्हाट आर द लर्निंग्स दैट यू शुड टेक विथ योर सेल्फ प्रायर इंटरिंग दिस लूप, यानी अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और इस लूप में आप इंटर कर रहे हैं, 2026 को आप टारगेट कर रहे हैं, देन क्या क्या माइंड में आपको लर्निंग रखनी है 2025 के पेपर से। एंड ये not only learning, what should be your preparation strategy, what is the basic minimum requirement of the UPSC, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बिफोर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर 2026, यू शुड प्रिपेयर योर माइंड। आपको अपने प्रिपरेशन से पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि द पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, द पेपर विल बी डिफिकल्ट। देखिए, आप जिस भी एक्सपर्ट से, सीनियर फैकल्टीज से या फिर सीनियर यूट्यूब एनालिस्ट, जो भी एनालिस्ट बैठते हैं, उनसे आप बात करेंगे, दे विल से, उनकी हर एनालिसिस यही कहती है कि इस साल का पेपर पिछले 10 साल का पेपर, उनका प्रीवियस ईयर का एनालिसिस आप उठाकर देखिएगा, तब भी पाइएगा दे विल से कि इस साल का पेपर पिछले 10 इयर्स में सबसे डिफिकल्ट आया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब क्या है कि ईच ईयर, हर साल, द पेपर इज गेटिंग डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट। जो पेपर की डिफिकल्टी है हर साल बढ़ती जा रही है, एंड दिस मेक्स दिस एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल। सो माइंड को अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर करना होगा बिफोर इंटरिंग इनटू लूप। एंड ये बिल्कुल, एंड माइंड को ये प्रिपेयर, अपने आप को कन्विंस करना होगा कि दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक। ये कोई केक वॉक नहीं होने वाला है। क्रैकिंग द यूपीएससी प्रीलिम्स इटसेल्फ हैज बिकम द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, राइट। सो आपको अपने आप को प्रिपरेशन में लाने से पहले खुद को कन्विंस करना होगा कि द पेपर इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इट इज नॉट गोइंग टू बी केक वॉक। एंड शायद 2026 की जो प्रीलिम्स एनालिसिस हो, वहाँ पे भी आपके सीनियर टीचर्स, फैकल्टीज ये कहते हुए आप उनको पाएं कि दिस जो पेपर है 2026 का, ये लास्ट 10 ईयर्स का मोस्ट डिफिकल्ट पेपर है। तो इसके लिए आपको कन्विंस करना होगा, खुद को प्रिपेयर करना होगा। Second and most important thing, now coming to your curricula, second and most important thing जिसके लिए आपको convince करना है खुद को, and you should make up your mind that आप CSAT को, you cannot push CSAT for the last. See, most of जो भी, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, एंड जनरली जो एस्पिरेंट्स की टेंडेंसी होती है कि दे पुश CSAT फॉर द लास्ट एंड लास्ट, लाइक दे विल प्लान। और उनके जो जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जनरली लोगों का टेंडेंसी होता है कि दे विल कम एंड से कि ओके, मिड अप्रैल आपका एग्जाम है, मई में, एंड यू विल स्टार्ट thinking about CSAT after 15 April. See, this CSAT has become one of the nightmares. Even the जो BTech graduates and that too from IITs, they are failing in this paper because जो CAT level से भी ऊपर के मैथमेटिक्स आ रहे हैं, उस लेवल के मैथमेटिक्स आ रहे हैं, एंड सिर्फ कंप्रीहेंशन के बेसिस पे यू कैन नॉट क्वालिफाई। एंड कंप्रीहेंशन भी उनका सबका कंफर्टेबल एरिया नहीं होता है, स्पेशली जो हिंदी मीडियम से आए होते हैं और इंग्लिश में जिनकी प्रिपरेशन होती है, कंप्रीहेंशन उनका इजी, जो कंफर्टेबल एरिया नहीं होता है। सो अगर आप CSAT को फ्रॉम द बिगिनिंग आप एक डिफरेंट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करते, जिस तरह से आप पॉलिटी को बार बार पढ़ते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, जिस तरह से आप हिस्ट्री को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं, उस तरह से अगर आपके करिकुलम में एक CSAT भी ऐड नहीं हुआ, और अगर CSAT को आप लास्ट के लिए पुश कर रहे हैं कि ओके आई विल प्रिपेयर, 1.5 महीने पहले मैं सोचना शुरू करूंगा CSAT के बारे में, तो देन यू आर प्लानिंग टू फेल। यू आर इंटरिंग इन द लूप विथ अ कैविएट, और कैविएट ये है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आप CSAT, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर से ऊपर उठ के एक नाइटमेयर बन चुका है, यू आर पुशिंग इट away from yourself.
सो आपको सीसेट को फ्रॉम द बिगिनिंग एक डिस्टिंक्ट पेपर की तरह ट्रीट करना है, क्लियर है? एंड इफ यू आर पुशिंग इट फॉर द लास्ट, यू आर पुशिंग योर सेल्फ फ्रॉम द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026. नाउ सीसेट को हाईलाइट करने के बाद यू शुड नो योर एग्जाम. अगर आप 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, प्रिपेयर करना चाह रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को, एंड आप हैफिजर्डली यू आर एंटरिंग इनटू द एग्जाम प्रिपरेशन, आप कोचिंग भी स्टार्ट कर दिया है, आपने बिना कुछ जाने आपने ऑप्शनल भी डिसाइड कर लिया है, तो ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू प्रिपेयर? जिस चीज़ को आप प्रिपेयर कर रहे हैं एटलीस्ट उसको आपको जानना है, एंड जिस एग्जाम को आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको जानने के लिए नथिंग इज बेटर देन टू थिंग्स. जो चीज़ आपको यूपीएससी खुद देती है, दैट इज यूपीएससी का अपना एक सिलेबस एंड यूपीएससी ने जो प्रीवियस एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं उनके क्वेश्चंस, दैट इज पीवाईक्यूज. एंड पीवाईक्यूज फॉर बोथ GS1 and GS2. सी इनके बिना, विदाउट नोइंग योर एग्जाम एंड आप एग्जाम के सिलेबस और बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. आपका प्रिपरेशन बहुत केओटिक होगा. जो हार्ड, जितनी आप एफर्ट पुट करेंगे और आपकी जो आउटपुट होगी, आपके मैक्सिमम एफर्ट पे शायद मिनिमम आउटपुट हो. सो टू ऑप्टिमाइज योर प्रिपरेशन, आप टू चैनलाइज योर प्रिपरेशन, अपने प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देने के लिए यू नीड टू नो योर एग्जाम, एंड नथिंग कैन बी मोर हेल्पफुल दैन योर सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. 3-4 पेज की सिलेबस होती है. हमने धर्मक्षेत्र का टेलीग्राम बना दिया है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए. हम आपको वहाँ पे जो सिलेबस है उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, एंड इन द ड्यू कोर्स सम टाइम हम आपको पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करते जाएंगे. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको अपनी टेक्स्ट बुक खरीदने से पहले, किस कोचिंग में जाना है उसको डिसाइड करने से पहले, यू शुड डाउनलोड और यू शुड हैव द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. आपको पता होना चाहिए कि कितने पेपर्स है, एग्जैक्टली क्या पूछते हैं, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड नो योर. जब आप पीवाईक्यूज देखते हैं तो आपको बिल्कुल एग्जाम का जो दिल है वो दिखता है, क्रक्स दिखता है कि एग्जैक्टली किसी भी सब्जेक्ट में कहाँ फोकस करना है. तो फर्स्टली विल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे आप फोकस करेंगे, यानी सिलेबस देखेंगे, और जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो बिल्कुल आप उसको नैरो डाउन कर लेते हैं. चलिए, जो फोर्थ थिंग जो 2025 प्रीलिम्स से एक बार फिर से अंडरलाइन हो जाता है, दैट यू हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग बेसिक्स. 2025 प्रीलिम्स अंडरलाइन करता है इस चीज़ को कि दैट यू हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग बेसिक्स एंड सप्लीमेंट इट विथ पीवाईक्यूज. देखिए, बेसिक्स पे हम फोकस नहीं करते हैं. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स रिसेंटली सेंट मी इंस्टाग्राम से, उसने एक मुझे मैसेज भेजा कि इज दिस गुड, जो उसमें बुक लिस्ट है, उसका क्वेश्चन था कि ये बुक लिस्ट सही है या गलत है, जरा देखने के लिए. आई आस्क्ड हिम कि भाई पहले आप जो बेसिक्स है, फोकस ऑन एनसीईआरटीज. हिज रिस्पॉन्स वाज कि मैम एक बुक लिस्ट हो जाती है तो अच्छा हो जाता है, एनसीईआरटीज तो हो ही जाता है. रियली एनसीईआरटीज हो जाते हैं? अगर इतना आसान होता एनसीईआरटीज हो जाना, तो जियोग्राफी के क्वेश्चन, जियोग्राफी, सम ऑफ द जो जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं, इकोनॉमी, इवन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी तो इट्स ऑल अबाउट एनसीईआरटी, इकोनॉमी फंडामेंटल्स एनसीईआरटी, राइट. अगर इतना एनसीईआरटीज इजी हो तो जाते हैं, बट क्योंकि आप उनको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं तो इट मेक्स देम डिफिकल्ट. और उनको प्रायोरिटाइज से ज़्यादा जो उनको अंडरमाइन किया जाता है, उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट. एंड in prelims UPSC is checking your basics, and whenever UPSC checks your basics it will hit hard. So you have to build basics पे बहुत फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करनी है, और साथ ही साथ इसको PYQs पे सप्लीमेंट करते रहना. व्हाई आई हैव रिटन दिस, कि देखिए जनरली टेंडेंसी होता है हमारा कि जिस तरह से हम सीसेट को लास्ट के 1.5 महीने के लिए पुश करते हैं, उसी तरह से हमें लगता है कि पीवाईक्यू भी ऐसी कोई चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो ऐसी कोई चीज़ है जो एग्जाम के लास्ट के 1 महीने में देखी जाती है. ऐसा नहीं है. अगर आप एग्जाम को तैयार कर रहे हैं, किसी एग्जाम को तैयार कर रहे हैं, तो उसको जानना जरूरी है.
अगर आप सपोज पॉलिटी में 1905 बंगाल पार्टीशन पढ़ रहे हैं, तो एक तो आपने ब्रॉडर उस पूरे चैप्टर को पढ़ा, 100 पेज 50 पेज जो भी आपने ब्रॉडली उसको पढ़ लिया। अब एग्जैक्टली उस चैप्टर का दिल क्या है, यानी एग्जैक्टली उस चैप्टर में यूपीएससी कहाँ से फोकस कर रही है, आपको तुरंत उसको पीवाईक्यू जाके उस टॉपिक का देखना है। ये जो पीवाईक्यू रीडिंग है, पीवाईक्यू एनालिसिस है, ये एक तरह से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग मतलब जब तक आप एक एस्पिरेंट की लाइफ जी रहे हैं, जिस दिन से स्टार्ट होती है अंटिल यू क्वालिफाई योर एग्जाम, तब ये पूरा एक ड्यूरेशन का प्रोसेस है कि आप एग्जाम से कनेक्टेड रहें। और एग्जाम से कनेक्टेड रहने का एक ही तरीका है, दैट यू स्टे इन टच विथ योर पीवाईक्यूज। सो दिस इज द फोर्थ थिंग दैट दिस 2025 prelims has highlighted, that you have to focus on building the basics and you have to keep supplementing, keep referring to, keep going back to your PYQs. PYQ analysis is not something that you do 1 month or 15 days before your preparation. PYQs are like your Bible, Gita and Quran that you start reading prior to reading your NCERTs और basic book. किसी किताब को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट का PYQ देखते हैं, एंड ये जितनी बार उस सब्जेक्ट को आप रिफर करेंगे उतनी बार उसका आप PYQ रिफर करेंगे। सो फोर्थ thing and most important thing that 2025 has highlighted is that you have to build the basics and you have to keep supplementing, keep referring, keep going back to your PYQs. Fifth and again the most important, one of the most important point, that NCERTs are must. It is not something कि NCERTs तो हो ही जाता है, एक standard book list होनी चाहिए. No, NCERTs are must, especially for geography, economy, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट के एनसीईआरटी होगा। और अगर आपका नॉन साइंस बैकग्राउंड है तो साइंस की भी एनसीईआरटी रख लीजिए। एंड आप सारी एनसीईआरटी, देयर इज नो नीड टू रीड, आप 11th 12th से स्टार्ट कीजिए। और अगर लगता है कि नहीं दे आर, आपको डिफिकल्टी हो रही है उनको कंप्रीहेंड करने में, अंडरस्टैंडिंग में, देन यू गो बैक, तब आप 9th 10th से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपको बिल्कुल 6 7 8 तक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप 11 12 की एनसीईआरटी को रिफर कीजिए। अगर लगता है कि नहीं कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, देन यू गो बैक टू 9 10th और 9 10th से स्टार्ट कीजिए, 9 10th 11 12th। सो एनसीईआरटी आर अ मस्ट। जियोग्राफी में स्पेशली डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। इट्स नॉट दैट कि यूपीएससी इज रिफरिंग टू एनसीईआरटीज व्हाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चन, इट जस्ट दैट कि ये नेचर है एनसीईआरटीज का, दे आर सो फंडामेंटल एंड सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। किसी इवन आप जब अगर किसी सब्जेक्ट के स्पेसिफिक की बात करूं तो वंस यू आर थॉरो विद एनसीईआरटी और उसके बाद आप स्टैंडर्ड सोर्स पे शिफ्ट होते हैं, इट वर्क्स मिरेकुलस, इट वर्क्स वंडर्स फॉर यू। सो एनसीईआरटीज आर अ मस्ट। आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक पे जंप नहीं करना, यू हैव टू बिल्ड बेसिक्स, एंड बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कोई सोर्स नहीं है। नाउ कम टू Is NCERTs are sufficient? No, NCERTs are necessary. उनके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या NCERT से काम चल जाएगा? No. आप एक बार आपने besides NCERT के अलावा आपको एक स्टैंडर्ड सोर्स पे स्टिक करना है। स्टिक विथ ए स्टैंडर्ड सोर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। अब देखिए, आप जो आपका फाउंडेशन कोर्स होता है, जो भी आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, आपको वहाँ से मटेरियल मिलेंगे, वो गलत नहीं है, बट आपको सारे क्लासेस अटेंड करने हैं। क्लास में जो क्लास नोट्स लिखवाए जा रहे हैं उनको भी लिखना है, उनको फॉलो भी करना है, बट आफ्टर क्लास यू हैव टू गो टू द स्टैंडर्ड, उस सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड सोर्स पे जाना है और उस टॉपिक को वहाँ से पढ़ना है, रादर देन फॉलोइंग थ्रू किसी नोट्स से और 5-6 सोर्सेज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए और आपको प्रीएम्बल पढ़ाया जा रहा है या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रूबरू कराया जा रहा है, अब आपने क्लास कर लिया, आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो भी बातें वहाँ पे बताई गई हैं आपने पढ़ लिया, अब आप घर आएंगे या फिर ऑनलाइन अगर क्लास कर रहे हैं, देन यू विल शिफ्ट टू योर स्टैंडर्ड सोर्स दैट इज लक्ष्मीकांत, और वहाँ से आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, जो भी कोचिंग के सोर्सेस मटेरियल्स मिलते हैं उनको ठीक है रख दीजिए, आपने इतना पैसा पे किया है तो उनकी वो ड्यूटी है देना, राइट, बट उनकी ड्यूटी हमारी ऑब्लिगेशन नहीं हो सकती कि हमें जो भी मिल रहा है हम उसको फॉलो करें ही, उसको पढ़ें ही। सो आप एक बार एनसीईआरटीज हो गए आपके, देन
क्लास किया, उस टॉपिक को तुरंत अपने स्टैंडर्ड बुक पे स्विच करके उसको वहां से पढ़ना है. सो यू हैव टू रीड one standard book for every source. For example, for polity Lakshmikant, for geography NCERTs के बाद आप selective reading of GC Leong कर सकते हैं. For history Spectrum and Tamil and ancient and medieval के लिए आप तमिलनाडु के NCERT बुक पढ़ लेंगे. फिर आपका इन्वायरमेंट के लिए PMF IS के नोट्स आते हैं, कुछ लोग शंकर भी पढ़ते हैं, so on so forth. Seventh thing that you should keep in mind कि don't run after multiple resources. Don't focus on accumulation of resources. That is कि मैं NCERT भी पढ़ लिया, मैं टेक्स्ट बुक भी पढ़ लिया, मान लीजिए पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, मैंने DD वासु भी पढ़ना है, मैंने कोचिंग के नोट्स भी पढ़ना है, मैंने बेयर एक्ट भी पढ़ना है और कुछ और भी पढ़ना है. Don't do this. See, this exam has taught us कि दे आर चेकिंग, नॉट ओनली दे आर चेकिंग देयर जो बेयर टेक्स्ट है वो चेक कर रहे हैं, दे आर चेकिंग और अंडरस्टैंडिंग. एंड इन अ वे इफ आई से वो आपके किसी भी सब्जेक्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है उससे बियॉन्ड जाके उस सब्जेक्ट की विजडम चेक कर रहे हैं. एंड इफ UPSC चेकिंग योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम ऑफ अ सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत सारी चीज़ों के पीछे, बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे ना भागे. स्टिक टू बेयर मिनिमम रिसोर्सेज, बेयर मिनिमम बुक लिस्ट, बेयर मिनिमम कोचिंग, बेयर मिनिमम जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत सिंप्लीफाइड रखना है और उसी को यानी लेस इज मोर एंड उसी को मल्टीपल टाइम्स बार बार उसको रिवाइज करना है. क्योंकि किसी भी चीज़ की देखिए अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए हमें 4-5-6 रीडिंग चाहिए और उसको विजडम में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसकी जुगाली करनी पड़ेगी, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा. जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हमारी प्रोसेसिंग सही नहीं होगी और जुगाली सही नहीं होगी, देन फिर वो जो प्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस करना है और उसका एप्लीकेशन मुश्किल होगा. सो फोकस ऑन लेस इज मोर आपकी फिलॉसफी होनी चाहिए लाइफ में हर जगह. ओके, एज अ एस्पिरेंट, less number of friends but good friends, less number of book list but authentic book list, less number of test series but good test series, less number of coaching but good coaching, less number of mentors but good mentors, reliable mentors. Clear है ये? So less is more in every aspect of your life. Now the eighth thing that this exam has taught us is practice is the key. And again, practice of what? Practice of questions. From here, less number of tests but from good and authentic source of test. देखिए प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया, आपने मल्टीपल रिविजन्स करके अंडरस्टैंड कर लिया आपने सब्जेक्ट को, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है? जिस तरह के क्वेश्चंस UPSC पूछ रही है, 3 स्टेटमेंट देती है, देन पूछती है कि 2 and 3 इज द एक्सप्लेनेशन 1, तो वहां पे बेसिकली वो टाइम लैग क्रिएट कर रही है आपसे, प्रोसेसिंग में आपका टाइम को कंज्यूम कर रही है और आपको कंफ्यूज कर रही है और पैनिक देना चाहती है सो दैट आप गलतियां करें. तो अगर आप इस तरह के, क्योंकि अब UPSC का जो क्वेश्चन होता है ये पूरे 1 साल के लिए, इवन मैं भी जब पढ़ाऊंगी, मैं जब क्वेश्चंस फ्रेम करूंगी तो आई विल ट्राई टू फ्रेम ऑन दोज लाइन ओनली. तो अगले 1 साल के लिए यही टेम्पलेट है जो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर ट्यूटर फॉलो करेगा. सो दैट्स वाई यू नीड टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अ लॉट बट फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, ताकि आप उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के फ्रेम में आ जाए. अगेन देयर विल बी सरप्राइजिंग एलिमेंट इन द नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन. बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए इसी तरह के सेट पैटर्न्स पे, जरूरी नहीं है, बट वो सरप्राइज होंगे. देन यू विल बी नोइंग कि ठीक है भाई ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है सबके लिए, बट एटलीस्ट जो हमारे पास टेम्पलेट है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एटलीस्ट उनसे तो हम कंफर्टेबल हो जाए. सो क्वेश्चंस को, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है और उसको अप्लाई करने के लिए कि मैंने कितना अंडरस्टैंड किया और अंडरस्टैंड किया भी है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ. आपको प्रैक्टिस चाहिए एंड प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज से बेहतर कोई सॉल्यूशन नहीं है. सो यू हैव टू गिव मल्टीपल टेस्ट्स और एक अच्छे टाइम गैप पे आप एक शेड्यूल करके टेस्ट देते रहिए, ताकि यू हैव टू गिव टेस्ट, ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए. अगेन सॉल्विंग MCQs इज नॉट अ जॉब जस्ट बिफोर 2 months ऑफ द एग्जाम. ये फिर वो हो जाता है कि बस वो फॉर्मेलिटी हो जाती है कि भाई मुझे करना ही करना है. इट क्रिएट्स अननेसेसरी बर्डन. सो यू हैव टू शेड्यूल एंड स्ट्रेटेजाइज entire this thing for an entire year. Right now, the last thing
दैट यूपीएससी हैज taught us, and ये हर साल टीच करती है कि माइंडसेट मैटर्स। किस माइंडसेट से आप इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं, वेदर यू थिंक योर सेल्फ एडिक्वेट इनफ और नॉट। अगर आप में कोई इनसिक्योरिटी है, कोई फियर है, कोई लगता है कि आई एम नॉट इनफ, मैं इनएडिक्वेट हूँ, तो इवेंचुअली ये आपके बॉडी लैंग्वेज, इवेंचुअली आपके प्रिपरेशन एंड फाइनली ये आपके रिजल्ट में भी मैनिफेस्ट होगा, ये दिखेगा। इफ यू विल बी थिंकिंग दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू विल बी नॉट गुड इनफ। सो किस माइंडसेट से आप आ रहे हैं, जस्ट कोई ऐसा आपको पता है कि अब ये एग्ज़ाम तीर्थ यात्रा नहीं है, तो जस्ट फॉर द सेक आपके कुछ करने को नहीं, यूपीएससी कर लेता हूँ, अगर आपका इसके तरफ कोई रुझान नहीं है और जस्ट बिकॉज कि कुछ अगेन नहीं है करने को, या फिर पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं, तो दिस एग्जाम टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू, राइट। आपके जीवन के कुछ अच्छे खासे यूथफुल ईयर्स जो होते हैं वो आपसे ये एग्ज़ाम निचोड़ लेता है। एंड यू नो कि सक्सेस रेट कितना है, 0.01% सक्सेस रेट है। हर साल 6 लाख लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, और सिलेक्ट होते हैं मुश्किल से 13,000 जो मेंस आते हैं, और इवेंचुअली 1,000 के आसपास फाइनल रिजल्ट आता है। तो सिलेक्शन रेशियो इज लेस देन 0.01%। सो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इस लूप में हम आए और खाली हाथ चले जाए, और खाली हाथ हम आते तो हैं बट खाली हाथ नहीं जाते, अपनी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपना खर्च करके जाते हैं, अपने यूथफुल ईयर, वो टाइम जो कि कहीं और कंस्ट्रक्टिवली लग सकता था उसको लगा करके जाते हैं। मेंटल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें। तो अगेन अगर माइंडसेट आपका सही नहीं है, सही माइंडसेट से नहीं आ रहे हैं आप, देन इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में, आपकी साइकोलॉजी का, आप जो एफर्ट लगा रहे हैं, आपके साइकोलॉजी का बहुत असर होता है। एंड इवेंचुअली अगर कोई किसी भी तरह की शॉर्ट कमिंग है आपके बिलीफ सिस्टम में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके इनर डायलॉग में, एनीथिंग, राइट, तो इवेंचुअली दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर प्रिपरेशन। आप जो एफर्ट लगाएंगे उसमें भी उसका दिखेगा, इवेंचुअली दैट विल मैनिफेस्ट इन योर रिजल्ट। तो अपने माइंड को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द वन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, no doubt, and one of the most difficult exam of the world, and selection ratio is 0.01%, less than 0.01%। and इसको जानने के बावजूद भी मैं अगर इस लूप में आ रहा हूँ, तो सबसे पहले अपने को क्लैप कर लेना है और एक फेथ रखते हुए, किसी ना किसी चीज़ पे फेथ रखते हुए इस प्रिपरेशन में आना है। और आपको फिर क्वेश्चन नहीं करना, कोई सेकंड थॉट नहीं आनी चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन कर लिए। वंस यू एंटर द लूप यू विल सी द कि वर्ल्ड, मतलब मैं कहाँ खड़ा हूँ एग्जैक्टली एज कम्पेयर टू द अदर। आपके पीयर्स की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो इंटायरली आपसे अलग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साइकोलॉजी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। सो ये जो 9 लर्निंग्स हैं 2025 से, 9th तो खैर मैंने ऐड किया है, मेरी तरफ से आप इसको रख सकते हैं। तो ये जो की लर्निंग्स है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि पेपर विल बी डिफिकल्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप CSAT को पुश नहीं कर सकते, ये एग्जाम आपको पुल कर देगा, मतलब पुश कर देगा। एंड अगेन यू हैव टू नो दिस एग्जाम सिलेबस एंड PYQ। बाकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है PYQ का, ये 4 दिन का काम नहीं है कि एग्जाम के 10 दिन पहले आपको बोला जाए कि आप PYQ करिए। NCERT को स्टैंडर्ड सोर्स से कपल करना है, लेस इज मोर की फिलोसफी पे चलना है, 500 चीज़ों के बदले 5 चीज़ों को 500 बार पढ़ना है, राइट। एंड अगेन प्रैक्टिस इज द की, आपको बहुत बिगिनिंग से प्रैक्टिस करना है। एग्जाम प्रीलिम्स के 3 महीने पहले बैठ के MCQ ले लिया 20-25 सेट और सॉल्व कर रहे, दैट ओनली बर्डन्स यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो एक स्ट्रेटेजाइज करके आपको अप्रोच करना है। एंड लास्टली आपको अपना माइंडसेट थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द डे, एट एवरी मोमेंट इन पॉजिटिव स्फीयर में रखना है। और कोई भी इनसिक्योरिटी है, कोई भी सेल्फ डाउट है, निगेटिव सेल्फ डायलॉग है, अपने बारे में नेगेटिव इमेज है, इन सबको छोड़कर, पीछे छोड़ करके इस जर्नी में आना है। अदरवाइज दिस जर्नी इज वेरी टैक्सिंग, और इन सब प्री कंसेप्ट नोशंस के साथ आएंगे आप, तो दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी, ये जो नई जर्नी, नई लाइफ है अगले 1 साल की, बहुत टैक्सिंग हो सकती है। सो कीप दिस इन माइंड, एंड वी विल बिगिन आवर क्लासेस फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, योर मेंस क्लासेस एंड योर प्रीलिम्स, जो बेसिक NCERT, लक्ष्मीकांत एंड एवरीथिंग, दैट विल बिगिन फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।